भी महत्वपूर्ण नहीं होता। जी हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अनुदान पर सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है जी जो सम्मान का भाव जी गैर हिंदी राज्यों में जी रंगकर्मियों के प्रति समाज का और सरकार का दोनों का है, जी। वो भाव हमारे हिंदी बेटे में नहीं है। जी मैं भारंगम की ज्यूरी में था, जी हम स्क्रीनिंग करके लौट रहे थे, जी तो एक बहुत बड़े बंगला के डायरेक्टर, बहुत सीनियर डायरेक्टर, जी वो मेरे साथ थे, निकले। उन्होंने कहा मुझे बंगाल होना छोड़ दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल बैठिए। तो मैंने कहा किसी मिलने जा रहे हैं क्या? बोले नहीं। तो क्यों जा रहे हैं? आई एम स्टेइंग देयर। जी तो हमने किसी नेता से सिफारिश, जी नो नो बोले, जी माय गवर्नमेंट हैज रिजर्व 5 रूम्स इन बंगाल भवन, रंगकर्मी या बाकी लोग जो बंगाल से दिल्ली आते हैं उनके लिए। जी क्या आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश भवन में घुस जाएंगे आप? जी थिएटर फेस्टिवल का समापन था बम्बई में। नाना पाटेकर और जो अभी मुख्यमंत्री हैं ये फडणवीस जी, वो थे। मंच पर नाना बोलते हैं कि तुम इतना लाउड क्यों बोलते हो मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री जब भाषण देने आते हैं तो नाना ने कहा है बोले तो अब मैं लाउड नहीं बोलूंगा। क्या मंच पर किसी मुख्यमंत्री को कोई हमारा रंगकर्मी इस तरह की बात कर सकते, सोच सकते हैं? जी ये जो सम्मान का भाव जो रंगकर्मियों को जी। मिलना जी। चाहिए वो अनुदान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज इस बात का एहसास हम उसी मुहावरे में जी रहे हैं आज भी। अरे नाटक करता है, ये नाटक वाला है। जी हिंदी में रंगमंच को, रंगकर्मियों को एक सम्मानजनक स्थान जो मिलना चाहिए, जी उसके लिए हमारे रंगकर्मियों को भी पहल करनी होगी। और ये जब तब होगा जब एक बड़ा दर्शक वर्ग आपके साथ होगा। महाराष्ट्र के रंगकर्मियों से राजनेता डरते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वो नाराज हो गए, उठाएंगे लारी और निकल जाएंगे 20-25 गांव में और नाटक करके आ जाएंगे हमारे खिलाफ, तो माहौल बन जाएगा। तो एक बड़ा दर्शक वर्ग आपके साथ जुड़ना चाहिए, वो आपके नाटक के सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है और आपके सम्मान के लिए भी जरूरी। तो इसी संदर्भ में आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश या भारत के किसी राज्य में, हम ये जरूर सुनते हैं कि उन्होंने फिल्म पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, खेल नीति है, तो जो ललित कला और खासतौर से जो रंगमंच के लिए कहीं किसी राज्य में या मध्य प्रदेश में कभी कोई रंगमंच की नीति बनी या बनना चाहिए? आपका इस पक्ष में क्या कहना है? क्योंकि देखिए अभी मैंने पढ़ा है कि एक फिल्म की नीति बनाई गई है कि आप हमारे फिल्म की शूटिंग करेंगे तो हम आपको इतना अनुदान देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म तो बहुत बाद की चीज है। कभी किसी राज्य में या महाराष्ट्र में या दक्षिण के राज्यों में या उत्तर पूर्व के राज्यों में और या मध्य प्रदेश में क्या इस प्रकार की कोई नीति बनना चाहिए क्या रंगमंच के लिए, रंगकर्मी या ललित कलाओं के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट? ये देखिए, एक तो दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, शक्ल सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन वो तो जो आदमी बड़ा काम करता है उसको मिलते हैं। लेकिन बहुत सारी एक नीति भी इसके लिए भी एक मेरे ख्याल से बनना चाहिए और आप इसमें सरदर भूमिका निभा सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है जी कि एक विवाद का विषय हमेशा रहा है जी कि क्या संस्कृति जी सरकार का विषय है। जी मैं ये मानता हूं कि सरकार को सांस्कृतिक नीति बनाने या उसको चलाने या उसको नियामक बनने से अपने आप को बचना चाहिए जी क्योंकि ये सांस्कृतिक लोगों का अपना काम है। जी आपका काम होना चाहिए सरकार का फैसिलिटेट करने का। जी अब रंगमंच के लिए आप अनुदान देते हैं, जी आप अनुदान बंद कर दीजिए। जी आप एक सिर्फ नियम बना दीजिए, पूरे देश में या पूरे प्रदेश में जितने सरकारी ऑडिटोरियम्स हैं उसका किराया नाम मात्र को होगा। आज अनुदान देने के बाद एक तरफ अनुदान दे रहे हैं, एक तरफ ऑडिटोरियम का किराया कितना बढ़ रहा है। जी आज भोपाल में आप रविंद्र भवन नाटक करने जाएंगे, 1 लाख रुपए किराया है।
वो नाटक कैसे करेगा? तो सरकार को या रंगकर्मियों को इस बात पर देखना चाहिए कि सरकार कितना अधिक फैसिलिटेट करती है। महाराष्ट्र में नाटक सेंसर होता है, बाकायदा सेंसर से पास होता है नाटक, उसके बाद भी कोई आपत्ति नहीं होती, कोई हल्ला नहीं मचता। अक्ली आप रंगकर्मियों के लिए, साहित्यकारों के लिए आप मकान और प्लाट और तमाम चीजें एक दौर में उनको दिए गए, रंगकर्मी को शामिल किए उसमें जी। अब एक बुनियादी बात है, बात आगे बढ़ने की है, और उसमें मैं लगता है मुझे कि सरकार की तरफ देखना, सरकार से किसी तरह की कोई इस तरह की अपेक्षा करना, ये इसके पहले रंगकर्मियों को अपने रंगकर्म के प्रति देखना, उसको समृद्ध करना, वो बहुत जरूरी है। एकमात्र रंगकर्म ऐसी विधा है, आप देखेंगे कि वो राजाश्रय में कभी पली नहीं, कभी आगे नहीं बढ़ी, उसकी जड़ें लोक में हैं। ये समाज ने ही, लोग ने ही जिंदा रखा है आपके नाटक को, और वो नाटक जितना भी आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा, वो लोक के जरिए। एक बड़ा दर्शक वर्ग आपको तैयार करना है। आपको, आप घर में देखेंगे बच्चे को 3 साल 4 साल का हुआ तो उसको डांस सिखाना है, पेंटिंग सिखाना है, खेलकूद सिखाना है, रंगमंच सिखाना है, ये हमारे जीवन के दायरे में नहीं आ पाया है, वो लाना पड़ेगा। आप ये देखिए, कोई बच्चा जो पैदा होता है वो पैदाइशी एक्टर होता है, वो नर्तक नहीं होता, खिलाड़ी नहीं होता, वो एक्टर होता है। आप 1 साल के 2 साल के बच्चे को देखिए, उसकी आंखें जैसे मटकती हैं, जैसे वो इशारे करता है, जैसे वो मुंह मटकाता है, जैसे वो अभिव्यक्ति देता है, और हम 2 साल 3 साल के होते होते उसके एक्टर को किल करते हैं। नमस्ते करो, यहां नहीं बैठो, ऐसे नहीं बोलते, उसका नेचुरल एक्टर मरता है। आपको वापस उस सेक्टर में जिंदा करना है, और ये काम स्कूल, कॉलेज, ये सब कर सकते हैं। यही स्कूलों में व्यायाम शिक्षक है जी, पीटी होता है, व्यायाम होता है, खेल होता है, कहीं कहीं पर संगीत की कुछ कक्षाएं लगती हैं, लेकिन रंगमंच के नहीं। जबकि हमारा प्रदेश, हमारा क्या, सभी प्रदेश लोक नाट्य से इतने समृद्ध हैं, इतने उत्कृष्ट कलाकार हर राज्य में उपलब्ध हैं, उनका उपयोग हमारे स्कूलों में रंग संस्कार विकसित करने के लिए उनको उपयोग किया जाता है। आपको हफ्ते में 1 पीरियड तो लेना। कितने कलाकार, कितने रंगकर्मी जो हैं उन स्कूलों में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उन बच्चों से संवाद होगा, और किस तरह का एक रंग, जिस रंग आंदोलन की बात करते हैं, रंग आंदोलन केवल थिएटर करने थोड़े होगा, वो रंग आंदोलन जो है वो एक बड़े समुदाय को जोड़ने से होगा, उस दिशा में काम करना है। आप ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज हैं जहां थिएटर वालों को इंटरवीन करना होगा। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं, मैं किसी को इसकी शिकायत नहीं करता कि सरकार नहीं कर रही है, वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, नहीं, हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है। हमको तो अपने रंगकर्मियों से ही शिकायत है, और रंगकर्मियों को ही करना है। आप देखेंगे कि जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं या बाकी और हैं, इनके हर साल एनुअल कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें एक एसेंशियल पार्ट होता है वो कल्चरल पार्ट, उसमें वो स्टैंड अप कॉमेडी बुलाएंगे या किसी और को बुलाएंगे। हम क्यों नहीं पहल कर सकते कि वो उनसे बात करें, या आपके उसमें कॉन्फ्रेंस में हमारा नाटक कराइए आप। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि संपन्न घरों के शादी समारोह में जो मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, उन शादी समारोहों में भी हमारा नाटक होना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में देखेंगे कि एक सोशल गैदरिंग की एक बड़ी समृद्ध परंपरा थी। साल में एक बार 3 दिन 4 दिन का सोशल गैदरिंग होता था। तमाम बच्चे जो हैं उसमें नाटक में, डांस में, बाकी और तमाम चीजों में पार्टिसिपेट करते थे। मुझे याद है जब 76 में जब मैं फुल टाइम जर्नलिज्म में आ गया, तो
तो थिएटर में उतना एक्टिव रहना संभव नहीं हुआ, लेकिन थिएटर से जुड़े रहने का एक मन तो हमेशा होता था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेडिकल कॉलेज में मेरी छोटी बहन का एडमिशन हुआ, पढ़ रही थी, वो फर्स्ट ईयर थी, तो सोशल गैदरिंग था वहाँ, तो उसने वहाँ सजेस्ट किया अपने उसको कि मेरे अंदर का बुरा नहीं, तो वो गैदरिंग मैं लगभग उसके बाद 5-6-7 साल तक उनके सोशल गैदरिंग को क्यूरेट करता था और नाटक तैयार करता था। उसमें हमने मेडिकल कॉलेज में विष्णु सानी के, मोहन राकेश के, इस तरह के नाटक कराए वहाँ पर, और एक परंपरा डाली कि सोशल गैदरिंग का इनॉग्रेशन या समापन में कोई रचनाकार, साहित्यकार, फिल्मकार, नाटककार ही आएगा, राजनेता और ब्यूरोक्रेट नहीं आएंगे। और उसकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि मेडिकल कॉलेज के सोशल गैदरिंग में किसी को इन्विटेशन मिल जाए तो वो अपने आप को बहुत एलिवेटेड फील करता था। क्या ये परंपरा दोबारा हम छात्र चुनाव कराने की तो बात करते हैं, लेकिन उन स्कूलों कॉलेजों में सोशल गैदरिंग हो, वहाँ थिएटर हो, अच्छे लोग आए, और जो शहर में जो अलग अलग विधाओं के जो पारंगत लोग हैं वो उन स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर वो करें, ये एक शुरुआत इसकी दोबारा होनी चाहिए। पब्लिक स्कूल में जरूर एक अच्छी बात हुई है कि जो बड़े पब्लिक स्कूल्स हैं वहां पर अब थिएटर का बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग हुआ है। आप उड़ीसा में देखा मैंने, मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, उन जो बड़े स्कूलों में जब उनसे कहा गया कि आप जो है थिएटर को बुलाइए, तो उन्होंने बताया वहां पर थिएटर को बुलाकर उनका मंचन भी कराते हैं और अपने स्टूडेंट से वो नाटक भी कराते हैं। संस्कार रैली में उन्होंने अपने प्रेसिडेंट साहब थे, उनका नाटक उन्होंने कराया, मेयो कॉलेज में देखा हमने। दूसरी चीज और एक मुझे लगता है कि बाकी जगह देखते हैं तो जो बड़े औद्योगिक घराने वो CSR से अलग ऐच्छिक रूप से थिएटर में और दूसरे जो कलाएं हैं उनमें बड़ा सार्थक योगदान दे रहे हैं। आप बिरला ग्रुप है, आद्यम उन्होंने संस्था बना दी, वो आद्यम एक नाटक करने के लिए 50 लाख देती है और एक बेहतर नाटक आप तैयार कीजिए। महिंद्रा वालों का एक्सीलेंस अवार्ड थिएटर को लेकर है, नीता अंबानी का फाउंडेशन बनकर तैयार है। इस तरह की पहल हिंदी बेल्ट में आपको बहुत नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर उद्योग धंधे या इस तरह के लोग नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन उनका इस तरफ रुझान कैसे वो इस दिशा में कंट्रीब्यूट करें, इसके लिए भी हमको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, उनके साथ संवाद करना चाहिए। दिक्कत क्या हो गई है, हमारे यहाँ जो एक विभाजन जो दूसरे और तरह से जो होता है वो तो हमको बहुत विजिबल दिखता है, कि एक विभाजन जो हमारे यहाँ और गहराई से होता जा रहा है वो हमको नहीं दिख रहा है। शिक्षक कॉलोनी मतलब वहां शिक्षक रहेगा, डॉक्टर कॉलोनी वहां डॉक्टर रहेगा, प्रोफेसर कॉलोनी वहां प्रोफेसर रहेगा। जो इंटर रिलेशन जो सोसाइटी का है वो धीरे धीरे खत्म होगा। हम रंगकर्मी, अब हमारा जो कुछ भी संपर्क होगा, गपबाजी हो चाहे सुख दुख में जाना हो, वो केवल रंगकर्मियों के बीच। गैर रंगकर्मी जो मेरे दर्शक है, जो असली रंगकर्मी है, उससे मेरा कोई संवाद ही नहीं। तो आपको रंगकर्मियों को पहली कोशिश यही करनी होगी कि दर्शकों के लिए, दर्शकों को जोड़ने के लिए आप उनके साथ कितना जोड़ते हैं, उनको अपने साथ कितना जोड़ते हैं, ये सबसे बड़ी। दूसरा हम बात में एक महत्वपूर्ण बात ये भी करना चाहते हैं कि 90 तक तो मध्य प्रदेश में जो फोक थिएटर था उसका एक उफान आया, फिर वो ढलान पर आ गया। उस समय तो बड़े बड़े नाम इसमें बहुत देखे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो मध्य प्रदेश क्योंकि लोक कला में बहुत समृद्ध है, तो आपको भविष्य में, क्योंकि अब लोग नई प्रवृत्ति आ रही है, थिएटर को जिंदा रखना है, तो लोग चाहते हैं कि नए विषयों पर जाएं, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में की जो लोक परंपरा है वो आगे भी नाटकों के माध्यम से जाएगी अगली पीढ़ी तक? लोक कलाओं का उफान के तौर पर कभी नहीं रहा, लेकिन उनकी एक सक्रिय उपस्थिति वो 90 में भी थी, आज भी है। आज भी आप देखेंगे कि
कि बुंदेली भाषा में या बुंदेली का पुट दिए हुए यदि कोई नाटक या कोई प्रोडक्शन तैयार होता है, इवन फिल्म तैयार होती है, तो उसकी मांग कितनी बढ़ जाती है। हाँ नहीं, लेकिन अब उसमें भी फ्यूजन हो गया है, मतलब वो शुद्ध बुंदेली नहीं रह गई। नहीं देखिए, फ्यूजन जो है वो उस तरह का फ्यूजन नहीं है जो नुकसान करता हो, कि हम उसको गलत रूप में प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं उन डांस फॉर्म या थिएटर फॉर्म लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, बोलियों की। उन बोलियों में जब चीजें आती हैं तो उसकी अपील अलग होती है, क्योंकि अब हम अभिजात की बोली से लोग तंग आ चुके हैं। वो देशज में जाना है, हाँ जी, मतलब जो चाहे फिल्म हो, चाहे थिएटर हो, चाहे साहित्य हो, है ना। और आप देखेंगे कि फिल्मों में जो थिएटर की बहुत सारे लोग जो बहुत शोहरत जिनकी आज बनी हुई है, यदि उसके पीछे देखेंगे तो उनका देशजपन बहुत बड़ा कारण है। जहां तक लोक कलाओं का है, लोक कलाओं के लिए सरकारों ने कभी कुछ किया हो, थिएटर की तो कभी अनुदान वगैरह की बात होती है, लेकिन लोक कलाओं के लिए सिवाय ऐसे 26 जनवरी 15 अगस्त को बुलाकर उनका डांस करवा दें, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो पूरे शबाब के साथ आपके समाज में उपस्थित है और खूब जम के काम कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इस बात का है कि शायद आपकी बात से थोड़ा अलग हो, लेकिन इस बात पर गौर कीजिए। हबीब तनवीर, जिसको कि आप फोक से जोड़कर सीमित करने की कोशिश कई बार की गई, दरअसल देखा जाए तो जो हिंदुस्तानी थिएटर है, जो नेशनल थिएटर जिसको कह सकते हैं, वो हबीब तनवीर का थिएटर था। इतनी ख्याति दुनिया भर में, चरणदास चोर, आगरा बाजार, 60-70 साल से नाटक चल रहा है और आज भी जिनका क्रेज बना हुआ है। इतने बड़े योगदान के बाद उनकी जो शैली थी नाचा, आपने कभी कहीं पर भी छाऊ पर, राई पर या बाकी और पर आपने वर्कशॉप देखा होगा, उनको थिएटर का हिस्सा मानकर चला जाता है। कभी नाचा को थिएटर का हिस्सा माना गया है, कभी उसको लेकर कोई वर्कशॉप हुआ, ये क्यों? ये एक सवाल है जिस पर हमको बात करना चाहिए और आखिर इसके कारण को तलाश। इस संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूँ कि जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, उसमें खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय था, उसकी एक अपनी प्रतिष्ठा थी। मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और मानसिंह तोमर ग्वालियर में विश्वविद्यालय बना। तो आपको क्या लगता है कि मानसिंह तोमर में जब से इसकी स्थापना हुई है, वो अपने मूल उद्देश्यों को भी पा पाया है कि इसकी खोज भी नहीं लगा? देखिए, सरकारें जो है संस्थाएं बनाती चलाती नहीं। खैरागढ़ विश्वविद्यालय की जो ख्याति है वो इस नाते थी कि एशिया में एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय था। वहां से कितनी क्वालिटी और कितनी बेहतरीन चीजें आई, उस पर बात नहीं। सरकारों की दिक्कत ये है, आपके दबाव में, आपके किसी आग्रह में, या उनको अपना हित उसमें दिखता हो, तो इस तरह की संस्थाएं खड़ी कर देती हैं। खड़ी करने के बाद भूल जाती हैं। तो उन संस्थाओं का हश्र डिपेंड करता है उसको हेड कौन करता है, मतलब उसका कुलपति कौन है, उसको चलाने वाले कौन लोग। एक उदाहरण तक समझ जाएंगे आप। राष्ट्रीय जो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय है, 13 साल पहले वो स्थापित हुआ। लगभग 10 साल तक 2 बड़े डायरेक्टर रहे और वो किराए के मकान में वो विद्यालय चलता था। ठीक है, एक नया डायरेक्टर आया, 3 साल में उसकी अपनी एक मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ में बिल्डिंग खड़ी हो गई, काम शुरू हो गया, उसका उद्घाटन हो गया। तो ये उस संस्था को जो हेड कर रहा है, ये उसके ऊपर है उस संस्था को कहां ले जाए। सरकारें केवल संस्थाएं क्रिएट करती हैं, चलाती नहीं।